आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम बात करेंगे एक बार फिर बिहार चुनाव को लेकर के। इससे पहले हम चुनाव पर आए, दर्शकों को हम ये बता दें कि अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और माना ये जा रहा है जो सबसे रेस में जो सबसे आगे हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद नए चीफ जस्टिस की ताजपोशी होगी, वो उनको चार्ज हैंड ओवर करेंगे। और इस तरह से नए चीफ जस्टिस के तौर पर इस बात का इम्कान है कि जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए चीफ जस्टिस हो सकते हैं या उस दौर में सबसे आगे हैं। अब हम आते हैं बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार चुनाव पर आज जो कुछ महागठबंधन में हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी जो मीडिया में अलग अलग हवाले से पेश की जा रही है, उस पर आने से पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि आज एक कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है @INC इंडिया, उससे एक ट्वीट आया जो कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक लेटर हेड है, उस पर प्रेस रिलीज और नीचे जो पार्टी के संगठन महासचिव नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है KC वेणुगोपाल जो केरला से आते हैं, उनका नीचे साइन है। उसमें लिखा यह हुआ है कि मनीष शर्मा जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के अगले जो है इंचार्ज होंगे और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के भी इंचार्ज हैं उनको जो है इस वक्त हटा दिया गया है और नए इंचार्ज के तौर पर मनीष शर्मा को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। जो लोग बिहार के चुनाव में कृष्णा अल्लावरू पर धांधली और करप्शन के आरोप लगा रहे थे वो लोग जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के पोस्ट कर रहे हैं। और जिन नेताओं ने कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोला था, आज उनका जो धरना था वो खत्म हो गया है और उसमें उनकी एक मेजर डिमांड है कि फौरन जो है कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को उनके पदों से हटाया जाए। वो लगातार ये आरोप लगाते रहे कि कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं या राहुल गांधी तक सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ये इनका आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व को कृष्णा अल्लावरू कमजोर कर रहे हैं या राहुल गांधी को देश में कमजोर कर रहे हैं, ऐसा कृष्णा अल्लावरू का आरोप है। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता ही बता पाएंगे, लेकिन जो मीडिया में पब्लिक डोमेन में जो चीजें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले तेजस्वी का जो फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पोस्टर है उसके सामने चेयर और टेबल और पीछे जो है जो फ्लैक्स लगा हुआ था उसमें तेजस्वी का फोटो लगा हुआ था। जिसके बाद एक लंबा ड्रामा देखने को मिला मीडिया में कि जो है विपक्ष जो खासतौर से सत्ता पक्ष है इस वक्त, उसने लगातार जो है राजद पर या कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के बारे में ये कहा गया कि वो बेचारी है, उसको साइड कर दिया गया, तरह तरह की बातें सामने आने लगी। जैसे ही ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ उसके बाद खबर ये आई कि 11:30 बजे के आसपास मौर्या बिहार में, जब मौर्या जो होटल है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर खबर ये आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटे के लिए टाल दिया गया है। तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगहों से एक के बाद एक जाने शुरू हो गए, लेकिन जो लेफ्ट के नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य वो वहां पर बैठे रहे, लेकिन काफी देर के बाद उनको भी जो होटल में कमरे में बुला लिया गया। खबर यह है कि इसी जो अशोक गहलोत का जो स्वीट रूम है उसी में तेजस्वी यादव और दूसरे नेता जमा हुए थे और उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी, खबर ये लग आई और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसी होटल में एक स्वीट उन्होंने भी लिया हुआ था कि आपने हमें जो हमारी डिमांड थी उससे कम सीटें दी, उस पर हम सहमत हो गए। हम इसीलिए सहमत हुए थे कि जब हम अपने समाज में जाएंगे आप हमको डिप्टी CM का पद देंगे तो हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि सीटें कम ही सही लेकिन हमें डिप्टी CM का ऑफर किया गया। फिर खबर ये आई कि तेजस्वी कैसे तैसे माने और उसके बाद जो है तेजस्वी ने हालांकि पहले ये कहा कि जितने भी घटक दल हैं अगर सरकार बनती है तो सबको हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन इतनी तसल्ली जो है मुकेश साहनी के लिए काफी नहीं थी। उन्होंने डिप्टी CM की डिमांड कर डाली, ऐसी खबर आई। और उसके बाद में जब दीपांकर भट्टाचार्य आए तो उनके सामने भी ये रखा गया, उन्होंने भी सहमति दे दी। फिर अशोक गहलोत के बारे में ये खबर आई तो उन्होंने दिल्ली फोन किया और दिल्ली में सहमति मिलने के बाद ये फाइनली तेजस्वी यादव को CM और मुकेश सहनी को डिप्टी CM। हालांकि ये भी खबर है कि गठबंधन और जो दूसरी जातियां हैं उनसे भी जो है डिप्टी CM के चेहरे चुनेगा और एक नहीं बल्कि कई डिप्टी CM होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जादव समाज जिसकी आबादी बिहार में 14.26% है यानी 1.63 करोड़ इसके अपने वोटर हैं और मुस्लिम समाज की आबादी 17.70% है
लेकिन एक तरफ जो 14% वाला या 14.25% वाला या 14.5% से जो कम आबादी वाला है उसका सीएम होगा, और उसके साथ ही मुसहर की आबादी 3% है यानी 40 लाख, दुसाद की आबादी 5.31% है यानी 70 लाख, ब्राह्मण समाज की आबादी 3.6% है, राजपूत की आबादी 3.45% है, भूमिहार की आबादी 2.6% है, कुर्मी की आबादी 2.87% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सन ऑफ मल्लाह है, जिस उससे जो है ये आते हैं मुकेश साहनी, उनकी आबादी 3% के आसपास बताई जा रही है। अब जिनकी आबादी 3% के आसपास है उनका डिप्टी सीएम होगा, और जिनकी आबादी 17 या 18% के आसपास है उन पर अभी तक कोई चर्चा गठबंधन में नहीं है, जिसको लेकर के लगातार जो मुस्लिम युवा हैं उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। खास तौर से जाले की सीट पर जब मशकूर उस्मानी का टिकट काटा गया और कहा गया कि ऐसे इंसान को टिकट दिया गया है जो लगातार एक समाज को गाली देता रहा है, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया, उस तरह के वीडियोस जारी किए गए और इस तरह के आरोप लगाए गए। इन आरोपों को जो है कांग्रेस लीडरशिप से भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई और मशकूर उससे पहले नौशाद का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद मशकूर उस्मानी ने इंडिपेंडेंट यानी एक आजाद जनता के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और वो सामने आ गए। उन्होंने ये भी दावा किया जो वहां पर लोकल गठबंधन की यूनिट्स हैं उन सब ने सामूहिक जो है इस्तीफा दे दिया है और सब उनके साथ खड़ी हुई है, ऐसा मशकूर उस्मानी का दावा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी आबादी 3-4% है, मल्लाह समाज या 3% के आसपास है, उसका अपना डिप्टी सीएम होगा, तो बाकी को कैसे कन्विंस करेगा ये गठबंधन, ये घटक दल, खासतौर से जिनकी आबादी 5% दुसाद है या राजपूत या ब्राह्मण जिनकी आबादी 3% से ऊपर है। और ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार की कुल आबादी 13,72,05,310 ये बिहार की पूरी आबादी है, जिसमें ओबीसी जो है 63.14% है, और उनमें जो है ईबीसी की जो आबादी है ओबीसी में वो 36.01% है और बीसी की आबादी 27.12% है, और एससी की आबादी 19.3% है और एसटी की आबादी 1.68% है। ये तो बिहार का पूरा लेखा जोखा है। अब सवाल ये है कि तेजस्वी लगातार जो है गठबंधन के जो नेता के तौर पे चुने गए हैं वो लगातार एनडीए ब्लॉक पर आक्रामक हैं, वो ये कह रहे हैं कि, और जनता की तरफ से भी जो बाइट्स अभी न्यूज़ 24 और अलग अलग चैनलों पर हमने देखी है उसमें भी यही लोग वहां पे कह रहे हैं कि अमित शाह जी यही हाल करेंगे नीतीश कुमार जी का चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र में हुआ है एकनाथ शिंदे साहब का, ऐसा लोग कह रहे हैं और इस तरह की खबरें वहां से जमीन से आ रही हैं। तो ये कितना डैमेज करेगा एनडीए ब्लॉक को या कितना फायदा पहुंचाएगा, और क्या इस नैरेटिव को एनडीए ब्लॉक तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जो जमीन पे जो बाइट्स मीडिया में आ रही है नेशनल चैनलों पे उसमें यह भी कहा जा रहा है अवाम की तरफ से कि नीतीश कुमार तो पलटने में माहिर है, पलटी मारने में, और वो फौरन जो है इधर से उधर शिफ्ट कर जाएंगे और राजद के साथ सीएम बन जाएंगे। 9 बार सीएम रहे हैं 2005 से 2025 तक, यानी 15 साल, 10वीं बार सीएम बन जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब जब राजद ने अपना चीफ मिनिस्टर चेहरा घोषित कर दिया है तो क्या ये पॉसिबल होगा? चुनाव में सब कुछ पॉसिबल है, उधर से लोग इधर भी आ सकते हैं, इधर से लोग उधर भी जा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि, और एक मिकदार के मुताबिक अगर विधायक या एक तनासुब से अगर टूट जाए तो नई पार्टी बना करके चाहे वो इधर के हों या उधर के हों कि इनको या उनको समर्थन भी दे सकते हैं। इस पर उन पर दल बदल का कानून भी लागू नहीं होगा एक जो आंकड़े हैं उसको पूरा करने के बाद। अब सनाफ मल्लाह मुकेश साहनी अपने लोगों को कन्विंस करने की बात कर रहे हैं। 25 सीटों की उनकी डिमांड थी लेकिन 15 सीटें उनको दी गई हैं, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट है, और डिप्टी सीएम का चेहरा उनको बनाया गया है। एक बॉलीवुड के सेट डिजाइनर से जो यहां तक उनका सफर हुआ है डिप्टी सीएम का, वो दर्शकों ने देखा, जनता ने देखा। हालांकि पिछली बार भी वो महागठबंधन का पार्ट थे लेकिन अचानक एंड में जो है वो एनडीए में चले गए थे और बाद में जो उनके विधायक हैं वो बीजेपी में चले गए थे।
तो ये सारी चीजें जमीन से इस वक्त आ रही हैं बिहार से। अब बिहार के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, वहां के वोटरों के बारे में, वहां के वोटरों को क्या करना चाहिए? क्योंकि एसआईआर, एक खबर ये भी है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उसके बाद एक बड़ी आबादी जो बिहार में चुनाव में जाकर के वोट नहीं देती थी, अब वो लोग भी वोट देने के लिए बिहार का रुख कर रहे हैं। तो एक जो बड़ा फुटफॉल है ये वोटरों का, जो पहले वोट नहीं देते थे, मतलब अपने दूसरे शहरों में काम की वजह से या प्लान की वजह से, जो प्लान पे आरोप लगता रहा सरकारों पे कि वहां प्लान को नहीं रोक पा रही है, तो जा करके अलग अलग शहरों में जो काम करते थे, तो अब खबर यह है कि वो सारे के सारे लोग छुट्टी लेकर के बिहार जा रहे हैं। तो ऐसा मानना है कि वो समाज जिसका वोट 50 या 40% होता था, वो 70, 60 और 70 और 80% तक हो सकता है उसकी पोलिंग। तो ये क्या इंडिया को फायदा पहुंचाएगा या एनडीए को? ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जिस तरह से यूपी में पूर्व लोकसभा सांसद मरहूम इलियास आज़मी साहब अक्सर एक बात कहते थे कि यादव यादव करने से बाकी जो ओबीसी की जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी से खिसक गई, ऐसा उनका कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये आरोप लगाए, ये बातें कही। तो क्या यादव को सीएम और सन ऑफ मल्लाह को डिप्टी सीएम बनाने से क्या बाकी की जो ओबीसी जातियां हैं, क्या उनको कैसे कॉन्फिडेंस में ये दल लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। खासतौर से मुसलमानों को कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये उससे बड़ा सवाल है। क्योंकि नई जनरेशन जो है उसके जब सोशल मीडिया पर पोस्ट और दूसरी चीजें पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। वही जो है एनडीए की तरफ अगर आप देखें तो एनडीए पर खासतौर से जो बीजेपी है जो 101 सीटों पर लड़ रही है, उसको ज्यादातर उसने जो है अपर कास्ट पर भरोसा किया है, और वहीं जो है नीतीश कुमार ने बैकवर्ड क्लासेस पर भरोसा किया है। तो क्या बिहार में अपर कास्ट की आबादी जो एक तरफ है 63% के आसपास जो ओबीसी की आबादी है, और 19% के आसपास या 20% के आसपास जो एससी एसटी की आबादी है, तो 60-20-80 लगभग 83-84% ये आबादी है। तो क्या इस दल को बीजेपी अपनी तरफ अपने विश्वास में ले पाएगी? क्योंकि बीजेपी से ऐसे इन लोगों को कम सीट दिया गया है। हालांकि बीजेपी का ही गठबंधन दल है, नीतीश कुमार, उसने ज्यादा भरोसा किया है बैकवर्ड क्लासेस पे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि बैकवर्ड क्लासेस किधर जाएंगे। बैकवर्ड जिधर जाएगा सरकार उसकी बनेगी। अब कौन सा दल खासतौर से महिलाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा अगर देखा जाए इंडिया ब्लॉक में, तो तेजस्वी ने किया है, लगभग 20+ या 24 के आसपास महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये कैसे कन्विंस करेंगे ओबीसी समाज, ईबीसी समाज, एससी एसटी समाज और मुस्लिम समाज, ये लोग किधर जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए वतन समाचार पे। और ये जो आंकड़े हमने वो सोशल मीडिया खासतौर से जो 2022-23 के जो आंकड़े थे वहां से लिए हैं, ऑनलाइन ये आंकड़े उपलब्ध हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं। बाकी जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बिहार चुनाव से रिलेटेड। बिहार की हर खबर बने रहिए आप वतन समाचार के साथ।